गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम आपकी कोर्स की एक पोयम डिस्कस करते हैं बाय जॉन मिल्टन। ऑन टाइम एक आपके पोयम है और जॉन मिल्टन की जो पोयम आपके कोर्स में है उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये आपकी क्या है, पार्ट 1 है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन इंग्लिश में जस्ट आफ्टर शेक्सपियर द ग्रेट नेम। शेक्सपियर के बाद इंग्लिश लिटरेचर में यदि एक बड़ा नाम आता है तो वो है जॉन मिल्टन। हम एक चीज बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं कि रिक्वायर्ड इन योर कोर्स आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतनी सी बातें करेंगे। बाकी जॉन मिल्टन और लिटरेचर से रिलेटेड तो ऐसी बातें हैं कि वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। हम शॉर्ट में नटसेल में बात कर रहे हैं कि देखिए जॉन मिल्टन के यदि जन्म की बात करें तो 1608 में इसका जन्म हुआ और 1674 में इसकी डेथ हुई। ओके, ये प्यूरिटानिक पोइट है और इस पोयम में भी झलकता है और अन्य मिल्टन की जो पोयम्स है उसमें भी झलकता है। कंटेम्परेरी एज ऑफ मिल्टन, मिल्टन का जो कंटेम्परेरी एज है वो उस समय के पॉलिटिकल एंड सोशल एक प्रकार से क्राइसिस जब चल रहे थे इंग्लैंड में, तो पोइट हिमसेल्फ वाज डिससेटिस्फाइड। बहुत सारी सोसाइटी के अंदर जो नहीं होना चाहिए, बैड एलिमेंट्स, बैड एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, तो इन सब चीजों को लेकर कवि ने बहुत अर्ली, ये जो पोयम है ये कवि के प्रारंभिक एज की पोयम है। जैसे आप देखेंगे कि यदि इस पोयम के लिखे जाने की हम बात करें तो इसमें एक तो सर्टेन डॉक्यूमेंट नहीं है भाई, लेकिन कहीं से लिटरेरी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे कहा गया कि ये पोयम अराउंड 1631 और 32 लगभग ये जो है कंपोज हुई। बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको 34 35 भी बोलेंगे, लेकिन ज्यादा इस चीज को आप फॉलो करें कि 1631 और 32 में ये कंपोज हुई। पब्लिकेशन इस पोयम का आपका 1645 में हुआ। तो आप देखिए यदि ये पोयम आपकी 31 और 32 1631 32 में कंपोज हुई हो, तो आप इधर देखिए पोइट का जो बर्थ है वो है 1608, तो अराउंड 23 और 24 के लगभग ये कवि था, तब ये कविता कंपोज हुई। आप देख सकते हैं कि कवि का अर्ली काल था और उस समय की ये कविता है। कविता में बहुत सारे आपके लिटरेरी फिगर्स है, आपका बिब्लिकल रेफरेंसेस है, और थीमेटिकली यदि हम कविता की बात करते हैं तो ये इसकी थीम बहुत बड़े स्तर की है। थीमेटिक यदि हम बात करते हैं तो बच्चों इसमें कविता में डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पोइट अगेंस्ट इज ए कंटेम्परेरी एरा, एक तो ये बात झलकती है। दूसरा ये है टाइम को पर्सोनिफाइड करके, समय को पर्सोनिफाइड करके कवि ने एक अपने आइडियोलॉजी को बताने का प्रयास किया कि सोसाइटी में इविलिटी है, ग्रीड है, और आपका डिसिप्ट है, डिसऑनेस्टी है। इन सब चीजों को देखते हुए कवि ऐसा मानता है, ऐसा सोचता है कि ये सब चीजें इन द हैंड ऑफ टाइम, और समय को ही पर्सोनिफाइड करके वो कहता है कि समय तुम अपनी गति बढ़ाओ और अपने तेज कदमों से गुजर जाओ, इन सारी चीजों को तुम खत्म कर दो। फिर वो कल्पना करता है। आपका आधा पार्ट कविता का इस आइडियोलॉजी पे चलता है और आधा आपका शिफ्ट हो जाता है कि तुम इन सारी चीजों को खत्म कर दो,
अब इनको खत्म करने से क्या होगा, एक वो अपना आइडिया बताता है कि हमें खुशी मिलेगी और स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति होगी। पर प्रोबेबली कवि जो कहना चाह रहा वो ये है कि समाज के अंदर यदि ये सारी चीजें नहीं हो तो क्या होगा, यदि हम यही की कल्पना करते हैं तो ये होगा कि ये संसार, ये धरती, ये धरा स्वर्गापी हो जाएगी, स्वर्ग जैसी हो जाएगी। ये इसका मेन थीम और मैसेज है। ओके, हम इसके स्ट्रक्चरल बहुत सारी चीजों को साथ के साथ ही डिस्कस करेंगे और आप इनमें ध्यान रखेंगे। लीजिए हम लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं। कवि देखिए क्या कहता है, फ्लाई एनवियस टाइम। आप देखो कविता का टाइटल क्या है, ओन टाइम। ये क्या है बच्चों, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। टाइटल पोएम का इन प्रीपोजिशनल फ्रेज है और कवि यहाँ पर्सोनिफाइड करता है। क्या करता है, फ्लाई एनवियस टाइम। समय को कैसा बताया, ईर्ष्यालु। समय कैसा बताया, ईर्ष्यालु। समय यहां पर्सोनिफिकेशन के साथ करता है, तुम अपनी गति तेज कर दो, उड़ो, तेज कदमों से गुजर जाओ, एंड टिल दाउ रन आउट दाई रेस। तुम्हारी दौड़, तुम्हारी गति खत्म हो तब तक तुम तेज कदमों से भाग जाओ। कॉल ऑन द लेजी लीडन आर्स। अब आप देखो यहां पर कॉल ऑन द लेजी, एक तो कहा गया लेजी और लीडन आर्स। समय को कैसा बताया, समय को आलसी बताया। और लीडन, एक लेड जो धातु होती है, लीडन आर्स मीन्स कहने का टाइम की कल्पना की है। जैसे आपका घड़ी जो होती है उसका जो पेंडुलम होता है उसमें 3 जैसे हैंड्स होते हैं और जो बड़ा हैंड है वो घड़ी के पेंडुलम का, वो बहुत धीरे, मेटल बहुत बोझिल होता है। दैट मीन्स यदि समाज में इस तरह की चीजें हैं तो समय बहुत धीरे कदमों से चलता है। और कवि ओपनिंग स्टेंजर, ओपनिंग लाइन में ये ऐसा लगता है जैसे समय से वो क्या कर रहा हो। ये कविता यहाँ इस केस में हिम जैसी लगती है। कैसी लगती है, हिम, जैसे कोई प्रेयर हो। समय पर्सोनिफाइड किया इसलिए ऐसा लग रहा है। क्या कह रहा है, हुज स्पीड इज, किसकी स्पीड, समय की, बट द हैवी प्लमेट से आ गया, देखो आपका वर्ड, और प्लमेट्स पेस। प्लमेट्स पेस वही पेंडुलम। पेंडुलम पेस का मतलब है कदम। जिस तरह से घड़ी में लगा जो मेटल्ड जो सिग्नल है वो बहुत धीरे कदमों से चलता है, बहुत धीरे धीरे गुजरता है। तो कवि यहाँ पर समय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम उड़ जाओ। अब यहाँ फ्लाई क्या है, फ्लाई कौन करता है, बर्ड करता है। तो इसका मतलब है पंख लगाकर उड़ जाओ। पंख लगाकर उड़ जाओ से मतलब है एट हैवी स्पीड, पास अवे, एट हैवी स्पीड, तेज गति से गुजर जाओ। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों, तेज गति से गुजर जाओ क्यों कहा इसने कवि ने, आप समझ रहे हैं ना। इसलिए कह रहा है क्योंकि कंटेम्परेरी एरा में समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त है, बहुत सारी बुराइयां आ गई है। तो समय को ही माना गया। आपकी पूरी यूनिवर्स किससे बाउंडेड है, समय में बाउंड है। समय गुजर जाओ, जब समय गुजर जाएगा तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। एंड ग्लट, देखो वर्ड्स तो बहुत प्यारे प्यारे यूज हो रहे हैं। ग्लट का मतलब होता है बच्चों स्वालो, गटक जाना। और गटक जाओ क्या, किसको, दाई सेल्फ विद व्हाट दाई ऊम डिवोर्स। यहां आपका वर्ड देखिएगा ऊम। ऊम का मतलब तो ऐसे तो स्त्री की कोख होती है, गर्भ होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ केवल मात्र ये, यहाँ आप ये समझ लीजिए स्टमक के लिए यूज हुआ। स्टमक, गटक जाओ किसमें, डिवोर्स,
उसे तुम गटक जाओ। कैसे? आपका बिब्लिकल वो रेफरेंस के माध्यम से बात करें तो समय को एक मॉन्स्टरस वुमन के रूप में बताया। और वो मॉन्स्टरस वुमन क्या करती है? उसके लिए ऐसा कहा जाता बिब्लिकल पैराबल में कि वो जन्म के समय अपने बच्चों को स्वयं गटक जाती, खत्म कर देती है। तो उनकी सारी जो है इसी समय के लिए कहा कवि ने। और क्या? विच इज नो मोर देन व्हाट इज फॉल्स एंड वैन। आपका ये आया, ये फॉल्स एंड वैन से मतलब है जितने भी बेकार की चीजें हैं संसार की वो सब खत्म हो जाएगी, नो मोर, एंड मियरली मॉर्टल ड्रॉस। क्या आया? देखो ये तो आपको पता है क्योंकि मैं स्पीड से ले रहा हूं। और लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फिगर्स यहाँ पर एक एक इंच बाय इंच डिस्कस करना बड़ा मुश्किल होता है इन वीडियोस के माध्यम से, राइट? फिर भी हम आपको इशारा करते हैं, जैसे देखिएगा मियरली मॉर्टल क्या है बच्चों? इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग। किसका प्रयोग है? एलिट्रेशन का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि ताकि नश्वर सारी चीजें खत्म हो जाए। अब देखो फिर क्या होगा? परिणाम स्वरूप सो लिटिल इज अर लॉस, हमारा बहुत कम नुकसान होगा। कवि ये कहना चाह रहा है कि यदि ऐसा करता है, समय बहुत तेज पंखों के साथ गति के साथ गुजरता है तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी संसार की। तो उसने एक क्रॉस क्वेश्चन का जवाब भी दिया कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा संसार का। आया ना यहाँ पर अवर, अवर किसका? वर्ड का। सो लिटिल इज, और सो लिटिल इज दाई गेन, और तुझे भी बहुत कम क्या होगा? प्राप्ति, प्रॉफिट। किसको? समय को। मीन्स कहने का मतलब ये बैलेंस्ड रहेगा। ये रेजोनेंस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के रेजोनेंस की कभी बात कर रहा है इस माध्यम से। और आप देखो यहाँ पर ये सो तो आपको याद है ना बच्चों किसका? ये आपका जो है एग्जाम्पल है ये एनाफोरा। किसका है ये? एनाफोरा। ये एनाफोरा का प्रयोग किया कवि ने। अब देखो फो वन एज ईच थिंग बैड दाउ हैज एंटूम्ड, हर चीज को। आया यहाँ पर हर चीज को, जितनी भी चीजें हैं उनको, कौन सी चीजें हैं वो? बैड, जितनी भी बैड चीजें हैं दाउ हैज एंटूम्ड, उनको एंटूम्ड से मतलब एनग्रेव्ड, बरीड, दफन कर दो ये। एंड लास्ट जब ऐसा हो जाएगा ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, तुम उन्हें ग्रीडी सेल्फ, लालची समय, समय को कैसा बताया? ग्रीडी बताया। अब देखिएगा ग्रीडी क्यों कहा? इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। समय हर चीज को, संसार की हर चीज को नष्ट कर देता है। अब यहां क्यों? यदि हम बात करें कवि की अपील के आधार पे बात कर रहे हैं तो क्या है? ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, तुम समय की नेचर क्या बताई, समय की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई कि वो करेक्ट जो है ग्रीडी है, हर चीज को खत्म कर देता है। तो तुम सारी चीजों को खत्म कर दो। यहां समय को एड्रेस करके बात कर रहा है कवि। देन फिर क्या होगा? लॉन्ग इटर्निटी सेल ग्रीट अर ब्लीस। आप देखो यहां से आपकी थीम क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। यहां से थीम हैज बीन शिफ्टेड। अब आपकी थीम शिफ्ट होगी। कवि क्या कह रहा है? एज ए रिजल्ट क्या होगा जब आप ऐसा करोगे? तो अब वो कवि कहना चाह रहा है देन लॉन्ग इटर्निटी, और फिर क्या होगा? अमरता। इटर्निटी से मतलब है इमोर्टेलिटी सेल ग्रीट और ब्लीस, हमें अमरता मिलेगी। ब्लीस का मतलब है आशीर्वाद के रूप में, आनंद के रूप में। ग्रीट हमारा अभिवादन करेगी से मतलब है मिलेगी। विद एन इंडिविजुअल किस, यहां आपका जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल किस का ये मतलब है बच्चों, जैसे जो व्यक्ति जिस भी फील्ड में जो चाहता है, जैसे पॉलिटिकल फील्ड में
जो व्यक्ति ऐसा चाहता नो करप्शन, तो नो करप्शन। जब करप्शन खत्म हो जाएगा तो उसको इंडिविजुअल अपनी जो डिजायर और जो अपना थॉट है, जैसा रिलीजन उस समय कवि के समय कैथोलिज्म के अगेंस्ट जो मिशन आया, कवि भी प्रोटेस्टिस्ट था। जैसे कवि के लिए कहा जाता है भाई ये प्यूरिटानी था, तो प्यूरिटानी का मतलब है रिलीजियसली यदि उसके अगेंस्ट आए तो प्यूरिटानी कंसेप्ट बता रहा है। एंड जॉय, देखो सबको पर्सोनिफाइड किया बच्चों, एंड जॉय शेल ओवरटेक अस एज ए फ्लड। यहां एज ए फ्लड में हाइपरबोलिक बोल रहा है, खुशी मिलेगी हमें, क्या अपार। फ्लड का मतलब है यदि यहां पर हाइपरबोलिक आए तो अपार खुशी मिलेगी हमें। when everything, और फिर हर चीज दैट इज सिंसियरली गुड, सारी चीजें जो सिंसियरली गुड, जो परफेक्टली गुड हो। अब यहां वर्ड क्यों यूज किया? सिंसियरली गुड से मतलब है आप ऐसी चीजें नहीं जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए व्यक्ति सोचता है, ना ना, फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड वेलफेयर ऑफ एवरी फेलो, एवरी पर्सन, इसलिए सिंसियरली गुड का। एंड परफेक्टली ये वर्ड आ गया, देखो डिवाइन, डिवाइन से मतलब है ब्लिसमेंट ऑफ द गॉड, हेवनली, और फिर क्या होगा? स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति होगी। फिर जब स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? विद, वहां क्या मिलेगा? एक तो ट्रुथ पर्सोनिफाइड किया, एंड पीस, शांति होगी, एंड लव, और प्यार होगा, सेल एवर साइन। देखो सेल में, साइन में एलिटेशन आपका प्रयोग हो रहा, राइट। फिर क्या होगा? स्वर्गीय आनंद प्राप्त होगा, ईश्वर की मेहरबानियां मिलेगी। तो यहां क्या है? एक रिलीजियस आपका टर्न आ रहा है अबाउट द सुप्रीम। सुप्रीम किसके लिए आया बच्चों? गॉड। थ्रोन, देखो ना आप, सुप्रीम गॉड, थ्रोन से मतलब है ईश्वर की, यानी जो है कृपा मिलेगी, स्लाइट लव अबव ऑफ हिम। या फिर आपको क्लियर कर दिया, हिम कैपिटलाइज किया, किसके लिए आए? गॉड के लिए। अब देखो यहां पर टू हुज, यहां इसको देखेंगे आप, ग्रामेटिकल लेंगे तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड है, इसका मतलब है टू है, ये आपका ग्रामेटिकल क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है। हैप्पी और मैकिंग स्लाइट अलोन आनंद होगा when once और हेवनली क्या होगा? और गाइडेड सोल सेल क्लाइम। यहां बोला, यहां वंस आने का क्या मतलब है बच्चों? बहुत आपका डीप मीनिंग है। मीन्स कहने का ये हमें याद दिलाता है कि किस तरह से कि मानव पहले कहा? हेवन में, ईश्वरीय अंश होने के नाते वहां रहता था। हाँ, अब जब संसार में सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी तो हम ईश्वर के नजदीक होंगे, और फिर से हमारी आत्मा क्या होगी? स्वर्गीय आनंद प्राप्त करेगी। देन ऑल दिस अर्थली, सारी ये सांसारिक चीजें क्या होगी? और ग्रोसनेस क्यूट खत्म हो जाएगी। अटायर्ड, मेटाफोरिक है बहुत ज्यादा, इसलिए अटायर्ड का मतलब है ड्रेस्ड, और हम वहां पर क्या होंगे? ड्रेस्ड। आनंद की कौन सी? विद स्टार्स, तारों की पोशाक। मीन्स कहने का मतलब प्राकृतिक सुंदरता। वी शैल फॉर एवर सिट, हमेशा हमेशा के लिए हम स्वर्गीय आनंद में होंगे। ट्रियम्फिंग ओवर डेथ, और क्या होगा फिर? डेथ के ऊपर क्या? हमारा विक्ट्री, विजय होगी, डेथ पर क्या हो जाएगी? विजय। एंड चांस एंड दियो टाइम। और यहां इस लाइन में आप देखेंगे कि एंटीथीसिस है, एंटीथीसिस यहां भी है। तो क्या कह रहा हो कि ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा पैराडॉक्सिकल और एंटीथीसिस के माध्यम से कह रहा कि यदि तुमने ऐसा किया तो क्या होगा? डेथ पे भी विजय हो जाएगी, और अरे समय तुझ पर भी विजय हो जाएगी से मतलब है समय, फिर जैसा कि समय
संसार का बुरा करता कुछ नहीं कर पाएगा, ये आपकी कविता है। अब बच्चों, चूंकि यहाँ इसी तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी बातें इसमें, ये कविता बहुत बहुत डीप मीनिंग रखती है, लेकिन हमने आपको लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड और बहुत स्पीडली इसलिए किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा मीनिंग। यदि किसी तरह की आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, आई विल क्लियर। ओके, और इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाए। सब्सक्राइब करें, नहीं किया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम इस तरह से आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियो लेकर आए। टिल, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।